हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिफरेंशियल एकेडमी। देखिए, जैसा कि हम 60 डे प्लान को डिस्कस कर रहे थे और इससे पहले हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाया था। ठीक है, अब देखिए कई बार क्या होता है, जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर में, उसमें काफ़ी ज़्यादा टॉपिक होते हैं जो कि स्किप हो जाते हैं। बिकॉज प्रीवियस ईयर में हम वही क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारे लास्ट ईयर आए हुए थे। तो जो टॉपिक हमारे रह जाते हैं उन पर कुछ बेस्ड मैंने क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो एडवांस क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। बिकॉज कई बार क्या होता है, हमारे जो एक्सपेक्टेड टॉपिक हैं मैं उनको टॉपिक को नहीं कवर कर पाता हमारे प्रीवियस ईयर के अंदर। ठीक है, तो इनमें हम वो क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि हमारे लास्ट ईयर नहीं आए हुए हैं। और जो ये सेशन है हमारा सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी जेई हो, वाइजैक स्टील हो या फिर राजस्थान जेईएन का एग्जाम हो। ठीक है, तो सभी इसको शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को लाइव क्लास को एंजॉय कर पाएं। ठीक है, और देखिए हर क्वेश्चन को आपने पहले अटेम्प्ट करना है, उसके बाद मुझे आंसर करना है और मैं कमेंट्स में आपका जवाब दूंगा कि अगर आपने गलत क्वेश्चन किया है। ठीक है, और देखिए उसके बाद मैं क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा और उसके जो पीछे कॉन्सेप्ट है उसको भी डिस्कस करूंगा। बिकॉज कई बार क्या होता है, आप डायरेक्ट आंसर देखने के बाद आप स्किप कर देते हो तो कॉन्सेप्ट को बिल्ड नहीं कर पाते। तो हम थोड़ा सा डेप्थ में इस बार डिस्कस करेंगे वीडियो को। ठीक है, जैसा कि हमने प्रीवियस ईयर को डिस्कस किया था, क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा एक्सप्लेन किया और उसके बाद हम आगे चल गए थे। बिकॉज बच्चों की कंप्लेन थी कि सर लेक्चर को काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट रखना है। ठीक है, बट अब जो एडवांस क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा मैं डिटेल में जाऊंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट को आप यहाँ साथ साथ प्रिपेयर करते जाओगे ताकि आपको थ्योरी ना पढ़ना पड़े और अच्छे से चीज़ों को कवर कर पाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन। अब देखिए आपको बताना है जो इंटरनल एनर्जी है वो हमारी किसका फंक्शन होती है फॉर आइडियल गैस। ठीक है, अब बताइए आइडियल गैस के लिए किसका फंक्शन होती है। ऑप्शंस हमारे पास हैं टेम्परेचर, एंट्रोपी, स्पेसिफिक हीट। ठीक है, स्पेसिफिक हीट दैट इज सीपी और सीवी, या फिर हमारा टेम्परेचर ओनली का है, या फिर टेम्परेचर, प्रेशर और स्पेसिफिक हीट है, या टेम्परेचर, एंथैल्पी और हमारी स्पेसिफिक हीट है। ठीक है, अब बेसिकली देखिए क्या होता है, आंसर दीजिए इसका जो भी स्टूडेंट्स को देख रहे हैं। ठीक है, बताइए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, यानी कि जो देखिए हमारा इंटरनल एनर्जी होती है ये होती है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर आइडियल गैस ओनली। ठीक है, अगर लेकिन मैं बात करता हूँ रियल गैस के बारे में, अगर मान लो हमें कंडीशन दी जाती है फॉर रियल गैस। ठीक है, तो रियल गैस का जो केस होगा वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये टेम्परेचर के साथ साथ आपका वॉल्यूम का भी फंक्शन हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर हमारी जो इंटरनल एनर्जी होती है ये आपकी फंक्शन हो जाती है टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो कई बार क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछ लिया जाता है कि रियल गैस के लिए हमारी किसके फंक्शन हो जाती है, तो वो आपकी हो जाएगी टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का। और अगर पूछ लेते हैं आइडियल गैस के लिए, तो आइडियल गैस के लिए फंक्शन हो जाएगी आपका टेम्परेचर का। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस बिटवीन द टू गिवन एंड स्टेट्स डिपेंड ऑन। देखिए अब हमें बोला गया है कि अगर हमारे पास कोई वर्क डन है, ठीक है, और मैंने मान लो ये प्रोसेस दे दिया है, प्रोसेस 1 2 है। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है, प्रेशर, ये वर्सेस वॉल्यूम। ठीक है, और वर्क डन देखिए क्या होता है, वर्क डन होता है पी डी वी। ठीक है, और ये किसके लिए होता है वर्क डन, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होता है। और यहाँ पर क्या है, हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस बिटवीन द टू गिवन स्टेट्स। अब इसके और इसके बीच में हमारा वर्क डन 1 और 2 है, ये क्या होगा, हमारा पर्टिकुलर एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, डिपेंड करेगा, या फिर वैल्यू ऑफ इंडेक्स, यानी कि हमारा जो आपका बात करते हैं गामा है उस पर डिपेंड करता है। CP/CV होता है आपका। ठीक है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, या मास ऑफ द सिस्टम, या फिर एंड स्टेट्स ओनली। अब देखिए यहाँ से आपको बताना है कौन सा इसका आंसर होगा, बताइए जल्दी। ठीक है, जितने भी इसको देख रहे हैं सेशन को शेयर कीजिए ताकि सभी इसका जो आपका बेनिफिट ले पाएँ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए बेसिकली ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए हमारा अकॉर्डिंग टू थर्मोडाइनमिक लॉ जो DQ होता है, ठीक है, आपका DQ इज इक्वल टू DU प्लस कर्ल W। अब इनका मीनिंग क्या है, थोड़ा इसका डेप्थ में देखते हैं। देखिए जो हमारा ये होता है डेल्टा Q, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ बिकॉज ये क्या होते हैं, हमारे पाथ फंक्शन होते हैं। ठीक है, और वर्क डन और हीट हमारे दोनों क्या होते हैं, पाथ फंक्शन। और इंटरनल एनर्जी क्या होता है, ये आपका पॉइंट फंक्शन होता है। ठीक है, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल, तभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, DU लिखा है और ये पार्शियल लिखा हुआ है। ठीक है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है और ये हमारे क्या होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट फंक्शन या फिर एंड स्टेट्स पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, हमारे पाथ फॉलो पर डिपेंड कर देते हैं। तो हमें कंडीशन क्या दे रखी है, एडियाबैटिक प्रोसेस, और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, चेंज इन हीट दैट इज इक्वल टू 0, बिकॉज हीट का ट्रांसफर 0 होता है एडियाबैटिक के लिए। ठीक है, और अगर बात करता हूं मैं हमारा, तो क्या हो जाएगा, इसमें पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 0 इज इक्वल टू DU प्लस कर्ल W। ठीक है, और कर्ल W यहाँ से निकल के आएगा माइनस ऑफ DU, यानी कि मतलब क्या है हमारा, देखिए जो हमारा वर्क डन है हमारे एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर,
जो वो क्या होता है हमारा डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, यानी कि क्या है हमारी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, उसकी वजह से भी हमारा क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन डी। और बिकॉज डी क्यों है, बिकॉज इंटरनल एनर्जी क्या है हमारी पॉइंट फंक्शन, तो हमारी डिपेंड करेगी एंड स्टेट्स पर, ठीक है, यानी कि 1 और 2 पर। और ये क्या हो जाता है आपका डी यू हो जाता है U2 माइनस U1, और बाहर माइनस का साइन में तो हो जाएगा U1 माइनस ऑफ U2, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। थोड़ा हम डेप्थ में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज क्या होगा, कॉन्सेप्ट को आप बिल्ड कर पाओ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके पास आएंगे तो आपको पता होना चाहिए चीज़ों को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। इसीलिए मैंने एडवांस सीरीज को स्टार्ट किया है जो प्रीवियस ईयर खत्म होने के बाद। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इन द मोलियर डायग्राम द आइसोथर्मल इन द सुपर हीटेड रीजन एट द लो प्रेशर बिकम्स। अब मोलियर डायग्राम सबसे पहले होता क्या है आपको ये बताना है, ठीक है। और उसमें पूछा गया है कि हमारा जो आइसोथर्मल टेम्परेचर लाइन है वो क्या होती हैं, डाइवर्जिंग फ्रॉम वन अनदर, हॉरिजॉन्टल होती हैं, पैरेलल होती हैं, या फिर वर्टिकल होती हैं, ठीक है। बताइए जितने भी स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, बताइए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा, ठीक है। तो देखिए हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए हमारा जो आपका होता क्या है मोलियर डायग्राम, वो हमारा कैसा होता है, वो होता है बेसिकली मोलियर डायग्राम बिटवीन द एंथैल्पी और एंट्रोपी के बीच में होता है, ठीक है। एंथैल्पी और एंट्रोपी के बीच में होता है मोलियर डायग्राम, ठीक है, जिसकी जो कर्व होती हैं कुछ कुछ हमारी इस तरीके से होती हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है मोलियर डायग्राम है, और यहाँ पर हमारा जो कर्व होता है ये दैट इज़ क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। और यहाँ से जो कर्व जाती हैं हमारी, ये जाती हैं हमारी कांस्टेंट प्रेशर लाइंस, ठीक है। और ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन क्या होती हैं हमारी, डाइवर्जिंग होती हैं, ठीक है, फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से। अब इसको थोड़ा सा क्लियर देखना है तो मैंने यहाँ पे इसलिए मैंने इसको इमेज पेस्ट किया ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। देखिए ये है हमारा एंथैल्पी, जिसे डिनोट करते हैं एच से, और ये है एंट्रोपी, हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो लाइन दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपका सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। जैसे आप टीएस डायग्राम बनाते हो तो वहाँ से भी आप इसको याद कर सकते हो। यहाँ पर हम टीएस डायग्राम में बनाते थे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। ये हमारी होती थी सैचुरेटेड लिक्विड, ये होती थी सैचुरेटेड वेपर लाइन, और यहाँ पर हमारा क्या होता था वेट रीजन, ठीक है। और ये कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन होती थी और कांस्टेंट प्रेशर होता था इस लाइन के ऊपर, और ऊपर हम जाते थे तो टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ती थी और प्रेशर की वैल्यू भी राइज हो रही है, और ये पॉइंट हमारा क्रिटिकल पॉइंट कहलाता था टीएस डायग्राम के अंदर। तो उसी तरीके से कुछ कुछ हम वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने इसलिए एग्जांपल दिया क्योंकि हम टीएस डायग्राम को बहुत बार पढ़ते हैं, प्योर सब्सटेंसेस के अंदर, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग के अंदर, वीसीआरएस है, वेपर ऑब्जॉर्प्शन है, सबके अंदर हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप थोड़ा चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये जो लाइन होती है हमारी, ये लाइन बताती है सैचुरेटेड वेपर लाइन, ठीक है, और ये लाइन बताती है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, और ये पॉइंट हमारा कहलाता है क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। और क्रिटिकल पॉइंट के बाद जो जितनी हमारी जो शेडेड मैंने जो लाइन दिखा रखी है, ये हमारी दिखा रही हैं कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइंस, ठीक है। और कांस्टेंट प्रेशर लाइन देखिए हमारी जो सैचुरेटेड वेपर रीजन से अंदर अंदर जो क्या है हमारी, ये एक दूसरे से क्या हो रही है, ये हमारी डाइवर्ज हो रही है, ठीक है, यानी कि दूर हो रही है, ठीक है। जैसे हमारी क्या होती है जो लाइंस होती हैं एक दूसरे से क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही हैं। ये हो रहा है डाइवर्जिंग कंडीशन, और ये होती है हमारी कन्वर्जिंग कंडीशन। तो ये हमारी क्या हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन हमारी डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। और जो हमारी देखिए ये वाली लाइन है हमारी, ये क्या है हमारी लाइन ऑफ कांस्टेंट ड्राइनेस। ड्राइनेस क्या होता है, जिसको हम काई से डिनोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्राइनेस फ्रिक्शन। और देखिए हम जो सैचुरेटेड लिक्विड पर ड्राइनेस 0 होता है, और ड्राइनेस हमारा फ्रिक्शन बढ़ता है हमारे सैचुरेटेड वेपर की तरफ हम चलते हैं, तो ठीक है। और देखिए, और जो हमारी जो आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है ये वाली, जो सैचुरेटेड वेपर रीजन से अबव मैं दिखा रहा हूँ, ये हमारी क्या है, हमारी कांस्टेंट टेम्परेचर लाइंस, ठीक है। और हमें क्वेश्चन पूछा गया था क्या, हमारे सुपरहीटेड रीजन के अंदर जो लो प्रेशर बिकम क्या होती हैं, आइसोथर्मल जो लाइन होती है वो हमारी कौन सी होंगी, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए कुछ और चीज़ों को, कई बार क्या होता है आपका जो आपका बात करते हैं, देखिए मोलियर डायग्राम, तो मोलियर डायग्राम के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे इनको मैक्सिमम क्या करते हैं, गलत करते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, देखिए और डिटेल में, बिकॉज इसमें होता है क्या, प्रेशर अगर इंक्रीज होता है, ठीक है, मोलियर के अंदर, तो अगर जब प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होगी, एरो का अपवर्ड का मीनिंग है प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ, तो सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा, ठीक है। और जैसे जैसे देखिए प्रेशर बढ़ेगा, दैट मीन्स क्या होगा, हमारी एक कन्वर्जिंग नेचर बढ़ेगा, और कन्वर्जिंग नेचर होगा तो हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो कट कर रही है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ये भी क्या होगी, हमारी इंक्रीज होगी, ठीक है।
और स्लोप हमारा क्या होगा, उनका इंक्रीज होगा। तो एक यहाँ से क्वेश्चन पुट होगा, अगर इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग देन व्हाट विल बी द अफेक्ट ऑन द प्रेशर लाइन। ठीक है, तो प्रेशर लाइन क्या हो जाएंगे हमारी, स्लोप ऑफ द प्रेशर लाइन इंक्रीजिंग और डाइवर्जिंग नेचर उनका बढ़ने लगेगा। ठीक है, यहाँ से आपको देखना है मोली डायग्राम के बारे में। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एडवांस क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको डेप्थ में समझना है चीज़ों को, बिकॉज यहाँ से आपका क्वेश्चन 99% ही यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ ये सारे क्वेश्चन हमारे जितने भी हमारे PSUs हैं, आपके NLC के एग्जाम हैं, उनके प्रीवियस ईयर के बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, कि उस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उसी तरीके से मैंने कुछ एडवांस क्वेश्चन को डिस्कस किया है जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, अब बात करें, देखिए अगर कांस्टेंट प्रेशर लाइन है वो हमारी क्या करें, एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही है। एक तो आपका ये क्वेश्चन पूछा था हमारा जो उनका नेचर है वो कैसा है, तो डाइवर्जिंग नेचर है एक दूसरे से। और जो क्रिटिकल आइसोबार है, देखिए अब जो क्रिटिकल आइसोबार लाइन कौन सी है हमारी, ये लाइन है, देखिए जो हमारी क्या कर रही है, इसको टच करके निकल रही है। तो क्रिटिकल आइसोबार लाइन होती है वो क्या करती है, टेंजेंट टू द क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी, जो क्रिटिकल आइसोबार है हमारी, ये आपकी क्या है, टेंजेंट टू द क्रिटिकल पॉइंट है। और वो कौन सी लाइन है, वो आपकी ये वाली लाइन है। ठीक है, ये लाइन है आपकी टेंजेंट टू द क्रिटिकल पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑल्दो द स्लोप ऑफ एन आइसोबार रिमेन कंटिन्यूअस बियॉन्ड द सैचुरेटेड वेपर लाइन। सैचुरेटेड वेपर लाइन से ऊपर जो हमारी आइसोबार वाली लाइन है, इनका जो स्लोप है, यानी कि इन लाइंस का जो हमारी कांस्टेंट आपकी प्रेशर लाइन है, इनका स्लोप आपका सैचुरेटेड वेपर लाइन में जो स्लोप है वो तो कांस्टेंट रहेगा थीटा। बट अगर हम बात करते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन के पास, और हम बात करते हैं जो बीच वाला रीजन है, जो वेट रीजन है, इसमें हमारा क्या होगा, हालांकि वेट रीजन हम डिस्कस करते हैं TS डायग्राम के अंदर, बट मैं बोल देता हूं कि सैचुरेटेड वेपर्स लाइन से जो बिलो वाला जो रीजन है, वहां पर जो उसका स्लोप क्या करेगा, हमारा डिक्रीज करेगा। ठीक है, किसका, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइंस का। और इनका लाइन जो स्लोप है वो हमारा क्या हो रहा है, वो अपना घटता जा रहा है, बिकॉज ये क्या है, हमारी सारी डाइवर्जिंग लाइन है। तो ऊपर की ओर हमारा डाइवर्ज हो रहा है, डाउनवर्ड जाएंगे तो कन्वर्ज हो रहा है, दैट मीन स्लोप विल बी डिक्रीजिंग स्लोप है। ठीक है, और अगर टेम्परेचर वाली बात करें तो कांस्टेंट टेम्परेचर की लाइन की जितनी भी लाइन है, पहले हमारा हॉरिजॉन्टल है, यानी कि स्लोप 0 है, और उसके बाद स्लोप धीरे 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 कम हो रहा है। ठीक है, तो इसका स्लोप किस नेचर में गिर रहा है, तो ये पूछ लेते हैं आपसे, कौन से नेचर में गिर रहा है ये आपका गिर रहा है, देखिए असमटोटिकली। ठीक है, और ये हमारा लास्ट में जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर जो लाइन है हमारी, जो आइसोबार रिमेन्स कांस्टेंट बियॉन्ड द सैचुरेटेड वेपर लाइन, और उसके बाद हमारी क्या हो जाती है, आइसोथर्मल लाइन बेंड होके हमारी क्या हो जाती है, एसिम्प्टोटिकली 0 हो जाती हैं, यानी कि हमारी पॉइंट इस पॉइंट पर आ जाती हैं जितनी भी हमारी जो कांस्टेंट टेम्परेचर लाइंस हैं। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा कंप्लीट डिटेल एनालिसिस ऑफ मोलियर डायग्राम। और आपने देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, वहाँ पे मैंने इसको और ज़्यादा डेप्थ में बताया कि हर लाइन को कैसे कैसे डिस्कस किया गया है, कैसे इसको ड्रॉ करते हैं मोलियर डायग्राम को। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हीटिंग वेट स्टीम एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज द सेम एज हीटिंग एट। देखिए अगर हम वेट स्टीम को, देखिए अब वेट स्टीम को अगर मैं हीट कर रहा हूँ, ठीक है, हीट कर रहा हूँ, वेट स्टीम का टेम्परेचर राइज कर रहा हूँ, तो वो किसकी तरह होगी, ठीक है, हीटिंग एट कांस्टेंट व्हाट। देखिए अगर मैं TS डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, ये हुआ TS डायग्राम। देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, ये है हमारी कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ये है आपकी सुपर हीटिंग, ये है आपकी सब कूलिंग, और ये हमारा क्या है, वेट रीजन। ठीक है, अब कह रहे हैं इसकी टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं। अब हम टेम्परेचर अगर हम वेट स्टीम का बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये वेट रीजन है, बिकॉज ये वाला वेट रीजन को हम डिस्कस करते हैं। अब वेट रीजन में जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, ठीक है, और टेम्परेचर जब बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, हमारा जो लाइन होगी ये अपवर्ड मूव होगी। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी ये लाइन। ठीक है, और लाइन अपवर्ड मूव होने का मतलब क्या है, टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, बट ये लाइन हमारी कांस्टेंट प्रेशर भी लाइन होती है, ध्यान रखना। तो हमारा क्या हो रहा है, जब हम टेम्परेचर हीट कर रहे हैं किसी वेट स्टीम का, तो टेम्परेचर के साथ साथ हमारा प्रेशर भी बढ़ेगा, और ये लाइन हमारी क्या होगी, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। चीज़ों को जितना हो सके देखिए ग्राफ से समझा करिए, क्योंकि ग्राफ अगर आप समझोगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, बहुत अच्छे से आप चीज़ों को मेमोराइज कर पाओगे। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, हमारा कांस्टेंट प्रेशर की तरह भी हमारा क्या करेगी, बिहेव करेगी। ठीक है, यानी कि वेट स्ट्रीम को अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप हीट करते हैं, तो वो सेम हीटिंग आपका हम शो करेंगे ग्राफिकली बाय कांस्टेंट प्रेशर। दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आप देखिए यहाँ पे मैंने फिगर भी बनाया हुआ है आपके TS डायग्राम के ऊपर। ये जो लाइन बताती है आपकी, ये कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है, यहाँ पर हमारा फेज चेंज होता है। ठीक है, वेट रीजन है यहाँ पे, ठीक है, लिक्विड वेपर दोनों हमारे लाई करते हैं। ये वाला आपका लिक्विड रीजन है, और ये वाली आपकी सैचुरेटेड लिक्विड लाइन होती है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर आपकी एंथैल्पी ऑफ जो हमारी होती है HFG, ये इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है, और जितना हम लोअर जाएंगे इसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है,
और यहाँ पर क्या होता है, आपका वेपर रीजन होता है जिसको आप स्टीम में बोला गया है, और ये सैचुरेटेड वेपर लाइन है, ठीक है। और देखिए अब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो जो कर्व है हमारी, जो हमारी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ऊपर की ओर मूव होगी, और इसको हम कांस्टेंट प्रेशर भी बोलते हैं। यानी कि क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, और ये क्या बढ़ रहा है यहाँ पर वेट रीजन में कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि जो लाइन होगी वो हमारी कांस्टेंट प्रेशर वाली लाइन भी हमारी अपवर्ड मूव करेगी। दैट मीन्स यहाँ से हम बता सकते हैं ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। जो अफेक्ट होगा वो हमारा सेम बिहेव करेगा लाइक कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन, ठीक है। आप देखते हैं, देखिए थोड़ा सा और डिटेल में मैंने बताया हुआ है। वेट स्टीम देखिए क्या होता है, वेट स्टीम इज द मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड स्टीम। यानी कि क्या है, हमारा क्या है, लिक्विड प्लस स्टीम के जो वेपर होते हैं ये दोनों मिलके बनाते हैं वेट स्टीम, और डिनोट करते हैं हम इस वाले रीजन से, ठीक है। इसको हम वेट रीजन भी बोलते हैं। और यहाँ पे जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारा प्रेशर क्या रहेगा, रिमेन कांस्टेंट, बट ऑल द लिक्विड इवेपोरेटेड, और हमारा क्या होगा, वेट रीजन के जो कांस्टेंट प्रेशर होगा वो हमारी क्या होगी, कोइंसाइड करने के बाद वो अपवर्ड मूव होने लगेगी, ठीक है। दैट मीन्स क्या है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। जो कि मैंने अभी डिस्कस किया है वो उसी का मैंने फिगर बनाया है, और काफ़ी डेप्थ में आपको चीज़ों को बता दिया है। आप इसको पीडीएफ में मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप लोगों को बाद में इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज फॉर स्टील। देखिए स्टील की जब हम कोई भी प्रोसेस करते हैं, अब स्टील की प्रोसेस करने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी हीट ट्रीटमेंट करते हैं। अब हीट ट्रीटमेंट के कई ज़्यादा मेथड हैं। अगर हमें सरफेस को टफ करना है, ठीक है, टफनेस बढ़ानी है मान लो, ठीक है, अगर बात करनी है उसकी हार्डनेस इंक्रीज करनी है, या फिर उसकी मशीनिंग एबिलिटी बढ़ानी है, ठीक है, या उसकी सॉफ्टनेस उसकी करनी है मान लो, स्ट्रेस रिलीविंग करनी है, तो बहुत सारे ऑपरेशन हैं जिनको हम हीट ट्रीटमेंट के अंदर पढ़ते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑपरेशन हम करेंगे, हम स्टील आपके ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो देखिए हम करते हैं नॉर्मलाइजिंग, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अब नॉर्मलाइजिंग होती क्या है वो देखते हैं। देखिए नॉर्मलाइजिंग बेसिकली होती है आपकी रिफाइन द स्टील स्ट्रक्चर। जो हमारा मशीनिंग के बाद या फिर हम फोर्जिंग के बाद या फिर हमारा कास्टिंग के बाद जब हम ये प्रोसेस हम कर लेते हैं, इन दोनों के बाद हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको रिफाइन करने के लिए, एक एडुकेट साइड में लाने के लिए उनके स्ट्रक्चर को हम जो, ताकि हम आगे मशीनिंग कर पाएँ, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, वो सारी उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है उनको हम क्या कर पाएँ, रिफाइन कर पाएँ, बहुत अच्छी कर पाएँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट करते हैं। और तो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस को हम सबसे ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं स्टील के लिए, ठीक है। और अगर देख लेते हैं बाद में और क्या चीज़ करता है नॉर्मलाइजिंग, इट इंप्रूव द मशीनेबिलिटी हम बढ़ाते हैं, इससे टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, स्ट्रेस रिमूव कर देते हैं जितनी भी हमारी रेजिडुअल स्ट्रेसेस हैं, ठीक है। और हमारी जो आपकी जितनी भी स्ट्रेसेस आई हैं आपकी कास्टिंग के दौरान या फोर्जिंग के दौरान। और देखिए और हम यूज़ कर किसके लिए करते हैं, और ये हमारी स्ट्रेस किसकी वजह से आई है, देखिए रोलिंग है, फोर्जिंग, ड्राइंग, हैमरिंग, बेंडिंग, यानी कि जितने भी हमारे आपके ऑपरेशंस हैं उसकी वजह से आई हैं। और बेसिकली नॉर्मलाइजिंग होता क्या है, नॉर्मलाइजिंग इज द क्विकर प्रोसेस जनरली परफॉर्म ऑन द लार्ज कास्टिंग, ठीक है। तो जितने भी हमारे बड़े कास्टिंग जो प्रोडक्ट हैं उन पर हम यूज़ करते हैं नॉर्मलाइजिंग को, और फोर्जिंग का के जो कंपोनेंट हैं हमारे मीडियम कार्बन स्टील वाले, उन सब पर हम नॉर्मलाइज को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए प्लेन कार्बन स्टील कंटेनिंग 0.1% वेट, ठीक है, वेट परसेंट जो उसकी दे रखी है 0.1 है कार्बन की, इज सुटेबल फॉर द केस हार्डनिंग। अब आपको बताना है, देखिए केस हार्डनिंग क्या है, बेसिकली क्या है, हमारा एक सरफेस हार्डनिंग फिनोमिना है। मटेरियल साइंस के अंदर मैंने पढ़ाया था। मटेरियल साइंस के अंदर हम काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस को पढ़ते हैं, जैसे हमारी जितनी भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हैं वो भी हमने पढ़ी थी। और उसके बाद हमने देखा था कि जो हमारी सरफेस हार्डनिंग है उसके अंदर देखा था फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग है, ठीक है, साइनाइडिंग है, ठीक है, और आपकी पैक कार्बोराइजिंग है। तो ये सारी चीज़ों को देखा था। तो हमारी जो 0.1% अगर कार्बन है तो कौन सा हमारा जो आपका जो रहेगा सूटेबल रहेगा, सरफेस हार्डनिंग का फिनोमेना रहेगा सूटेबल, बताइए। देखिए आंसर कीजिए इसको, देखिए, और सभी स्टूडेंट्स शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को जुड़ पाएँ, और मुझे पता लगे कितने स्टूडेंट्स को देख रहे हैं और क्या क्या जो लोगों को फीडबैक आ रही है, ताकि मैं आने वाली वीडियो में उसको इम्प्रूव कर पाऊँ, ठीक है। तो हमारा देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पैक कार्बोराइजिंग, ठीक है। तो पैक कार्बोराइजिंग का हम यूज़ करते हैं हमारे किसके लिए, आपके इस टाइप के हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं जिनमें 0.1% कार्बन होता है, ठीक है। अब देखिए केस हार्डनिंग बेसिकली होती क्या है, केस हार्डनिंग इज द प्रोसेस टू हार्डन द आउटर लेयर। केस हार्डनिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी आपका, ठीक है, मटेरियल है, तो इसकी जो आउटर लेयर है हमारी, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम हार्ड करेंगे, यानी कि हमारा क्या है, हार्ड रहेगा दैट। तो इसका मतलब क्या है, इसका वियर एंड टियर इजीली नहीं होगा आउटर लेयर का, और वाइल और उसका और जो इनर जो लेयर है वो हमारा क्या रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, ठीक है। इसकी सॉफ्टनेस का बेनिफिट रहेगा, जब भी अब इस पर कोई अगर जर्क लगता है तो क्या करेगा, इंटरनली शॉक को इजीली एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। बट और जो आउटर सरफेस है वो क्या होगा, इसका जो हमारा इरोड ना होगा, टूटेगा नहीं, इजीली डैमेज नहीं होगा। तो उस तरीके के लिए हम यूज़ करते हैं केस हार्डनिंग प्रोसेस को, ठीक है। और बात करते हैं, देखिए हमारा कौन सी इस टाइप की जो आपकी जो मटेरियल है, इस टाइप की जो स्टील है वो हमारी यूज़ करती है,
देखिए आपका हो जाएगा द स्टील इज हीटेड इन कॉन्टैक्ट विद द सब्सटेंस दैट इज हाई कार्बन कंटेंट, ठीक है, और क्वेंच करते हैं उसको रैपिडली किसके अंदर, हमारे किसी सॉल्यूशन के अंदर जो कि हमारा ऑयल हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, कार्बोनाइजिंग करते हैं बिटवीन द 0.1 से लेके 0.3% जो कार्बन रेंज है इसके ऊपर। और पैक कार्बोनाइजिंग के अंदर हम क्या करते हैं, स्टील को पैक करते हैं स्टील कंटेनर के अंदर और कंप्लीटली सराउंड करते हैं चारकोल से, ठीक है। और बाद में जब आप हीट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो सरफेस का आउटर लेयर टेम्परेचर है, आउटर लेयर जो हार्डनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो अगर हम इंटरनल बात करें तो उसकी सॉफ्टनेस काफ़ी ज़्यादा इनकी जो है जिसकी वजह से वो शॉक ईजिली अब्जॉर्व कर पाता है अच्छे से, ठीक है। यानी कि क्या है वो हमारा क्या ब्रिटलनेस को लूज़ कर देता है, ठीक है अपनी, और क्या हो जाता है एक तरीके से थोड़ा सा स्लाइटली डक्टाइल हो जाएगा और इजीली क्या करेगा वो फेलियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इफ द स्टील इज कूल्ड इन स्टिल एयर द स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन्ड। अगर हम स्टील को हीट करने के बाद हम कूल्ड एयर करते हैं, ठीक है, कूल करते हैं एयर के अंदर, तो कौन सा स्ट्रक्चर मिलता है, देखिए पियरलाइट है, सोरबाइट है, ट्रूसाइट है या फिर एक्यूला, ठीक है, एसिक्यूला बोलते हैं कई बार वजह इसको, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए हमारा बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा, बताइए सभी स्टूडेंट्स बताइए, देखिए इसको शेयर कीजिए। तो ऑप्शन देखिए हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, उसको बोलते हैं सोरबाइट, ठीक है। तो यानी कि सोरबाइट होता है जो स्ट्रक्चर होता है, अगर हम एयर कूल करते हैं तो तब हमें मिलता है सोरबाइट स्ट्रक्चर। अब देखिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हमारे स्ट्रक्चर्स के बारे में। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे स्ट्रक्चर्स के ऊपर, चाहे वो आपका मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर है, चाहे वो फाइन पियरलाइट है, वेरी फाइन पियरलाइट है, या फिर यूटेक्टॉइड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं क्या, वो सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। देखिए बेसिकली क्या होता है, जब हम हीट करते हैं तो हीट करने के बाद अगर हम फर्नेस कूल कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर हमारा आता है पियरलाइट, और फर्नेस कूल किसके अंदर करते हैं हम, एनीलिंग के अंदर, ठीक है। और एयर कूल करने पे हमारा जो आता है फाइन पियरलाइट स्ट्रक्चर, और ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, सोरबाइट स्ट्रक्चर, ठीक है। एन इंक्रीज इन रेट ऑफ कूलिंग, ठीक है, ऑफ द स्टील लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फाइनली डिस्पर्स पियरलाइट, उसको बोलते हैं सोरबाइट स्ट्रक्चर, ठीक है। अप टू 600 डिग्री सेल्सियस, अबाउट 600 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो हमारा देखिए अगर आप बात करते हैं एयर कूल तो आपका आता है सोरबाइट स्ट्रक्चर, और फर्नेस कूल करते हैं तो आपका आता है कोर्स पियरलाइट स्ट्रक्चर, ठीक है। और वाटर क्वेंचिंग दैट इज आपकी होती है हार्डनेस, इसके लिए वेरी हार्ड आपका सर्फेस होता है वाटर क्वेंचिंग के बाद, तो हम उसको बोलते हैं कौन सा, मार्टेनसाइट ब्लैक सीमेंटाइट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम, ठीक है, ब्लैक सीमेंटाइट या मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर, ठीक है। और बात करते हैं, देखिए और चीज़ें देख लेते हैं। इफ़ द स्टील इज कूल्ड एट द फास्टर रेट, अगर हम स्टील को बहुत फास्ट रेट पे कर देते हैं कूल, यानी कि 500 डिग्री सेल्सियस से 550 डिग्री सेल्सियस करा है मान लो इसने, और ऑस्टेनेट डिकम्पोजिशन हुई है, तो हमारा उस जो सरफेस को बोलेंगे ट्रू साइड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फास्ट अगर हम कूलिंग कर रहे हैं तो ट्रू साइड होगा, और स्लोएस्ट कूलिंग कर रहे हैं हमारा फर्नेस के अंदर तो हमारा होगा कोर्स पियरलाइट स्ट्रक्चर, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं रेट, आपके कूलिंग रेट और ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई है, ठीक है, बहुत कम टाइम दिया है हमने कूलिंग के लिए। जैसे हम देखते हैं कि हमारे जितने भी आपके देखता होगा जहाँ पे आप जो लोहे के इक्विपमेंट्स बनते हैं, ठीक है, जैसे आपने देखी होगी चीज़ल बनाते हैं, वो हीट करते हैं और एकदम सडनली क्या कर देते हैं, उसको डिप कर देते हैं पानी के अंदर। तो वो हमारा जो केस है, हमारा क्या है, हम उसको भी टाइम नहीं दे रहे हैं मटेरियल को ठंडा होने के लिए, तो वहाँ पर जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो आपको मिलेगा मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर, वो एक्सट्रीमली हार्ड होगा, ठीक है। और अगर हार्डनेस की बात करते हैं, BHN ऑफ पियरलाइट वो होती है 180, और आपकी सोरबाइट की होती है 350, ठीक है, और ट्रू साइट 450, ठीक है। तो यानी कि मैं बोल रहा हूँ राइट टू लेफ्ट, यानी कोर्स पियरलाइट से अगर मैं मार्टेनसाइट की तरफ चलता हूँ तो हार्डनेस क्या बढ़ रही है, यहाँ से राइट टू लेफ्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और हार्डनेस बढ़ेगी देन मीन सरफेस की जो हमारी जो आपकी इरोडिंग कैपेबिलिटी है कि हम उसको इंडेंटेशन कराएंगे या पेनिट्रेशन कराएंगे तो बहुत मुश्किल से होगा, बहुत ज़्यादा उस पर फोर्स लगाना होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने इतना जो डेटा है एक्सट्रैक्ट करना है इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए व्हाट इज द हार्डनेबिलिटी ऑफ द स्टील, स्टील की हार्डनेबिलिटी क्या होती है। देखिए आई होप इसको आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे होगे कि मैक्सिमम बच्चे इसको गलत कर रहे हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी बात इसको मैंने क्वेश्चन को पहले भी डिस्कस किया था, एक जो लास्ट में टेस्ट मैंने कंडक्ट किया था हमारे वीकली टेस्ट के अंदर, तो और जो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस को मैंने इनमें से उनको डाला था आपके जो क्विज़ के अंदर, तो बच्चे गलत कर रहे थे, इसीलिए मैंने हमारी एडवांस क्वेश्चन की सीरीज़ को स्टार्ट किया है। बिकॉज ये हमारे जो क्वेश्चन होंगे ये आपके स्पेशल क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम्स के लिए। अगर आपने इसके 30 क्वेश्चन में से अगर 20 क्वेश्चन भी करिए दैट मीन्स आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही है और आप चीज़ों को बहुत अच्छे से लेके चले आगे, ठीक है। व्हाट इज़ द हार्डनेबिलिटी ऑफ द स्टील, स्टील की जो हार्डनेबिलिटी हो है वो क्या होती है। देखिए एबिलिटी टू विदस्टैंड द शॉक, यानी शॉक एब्जॉर्बिंग एबिलिटी है, या प्रॉपर्टी है हमारी विच डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द हार्डनेस जोन, कि कितना जोन हमारा हार्डनेस जोन का इंड्यूस हुआ है, ठीक है, क्वेंचिंग के बाद।
थर्ड क्या है हमारी एबिलिटी ऑफ द स्टील टू रेजिस्ट द एब्रेशन या वियर या पेनिट्रेशन, या ऑल ऑफ दिस, बताइए। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं बताइए, इस सेशन को शेयर कीजिए ताकि सब लोगों को इसका जो बेनिफिट है वो मिल पाए। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा हमारा, देखिए ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। हार्डनेस इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस टू द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। हार्डनेस बताती है कि हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट कितना रेजिस्टेंस हो रहा है, वो बताती है हार्डनेस। लेकिन आगे में पूछा गया है हार्डनेबिलिटी। ठीक है, हार्डनेस होने की एबिलिटी ये बताती है कि हमारा ईज विद द विच मटेरियल हार्डनेस में बी अटेन बाय क्वेंचिंग, यानी एक मटेरियल को कितने इजीली हम क्या कर रहे हैं, क्वेंचिंग से हार्ड कर रहे हैं, वो है उसकी हार्डनेबिलिटी। और हार्डनेस क्या होती है कि अगर हमारा जो रेजिस्टेंस कर रहा है अगेंस्ट द पेनिट्रेशन, ये है आपकी हार्डनेस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्टली बच्चे क्या है 99% इसको गलत करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ये हो जाएगी आपकी हार्डनेस, और ये आपका ऑप्शन जो 3 है ये आपका हो जाएगा हार्डनेस, और ऑप्शन 2 हो जाएगा आपका हार्डनेबिलिटी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सेकंड वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पार्शियली डीऑक्सीडाइज और नॉन डीऑक्सीडाइज लो कार्बन स्टील क्या होता है। देखिए पार्शियली डीऑक्सीडाइज और नॉन पार्शियली आपका क्या होगा, डीऑक्सीडाइज लो कार्बन स्टील क्या होता है। ऑप्शंस हमारे पास हैं किल्ड स्टील, सेमी किल्ड स्टील, राइमिंग स्टील, या फिर हमारा एनी ऑफ दीज। ठीक है, अब बेसिकली देखिए हमारा क्या होता है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं आपकी डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, और डेफिनेशन इनकी क्या है, देखिए ये हमारी होती है दीज किल्ड स्टील हम बोलते हैं जो हमारी कंप्लीटली डीऑक्सीडाइज, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन का हमारा जो कोई भी इवोल्यूशन है वो बिल्कुल भी नहीं है। देयर इज नो गैस इवोल्यूशन ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन। जब हम इसको बनाते हैं इसके अंदर कोई भी गैस का हमारा क्या है इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो हम उसको ऐसी स्टील को बोलते हैं किल्ड स्टील। या फिर आप याद कर सकते हैं किल का मतलब क्या है, बिल्कुल मर चुकी है। ठीक है, मर चुकी है का मतलब बिल्कुल भी खत्म है, यानी कि इसके अंदर कोई भी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या फिर कोई भी अमाउंट ऑफ गैस नहीं है, दैट इज कॉल्ड किल्ड स्टील। ठीक है, और बात करते हैं, देखिए यहाँ पर कोई भी हमारी क्या है गैस की नो गैस पोरोसिटी, यानी कि कोई भी ब्लो होल्स भी नहीं है। सेमी किल्ड स्टील बोलते हैं जहाँ पे इनकम्प्लीटली डीऑक्सीडाइज है, यानी कि क्या है वहाँ पर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और किस फॉर्म में है, कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में है। ठीक है, ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन, तो उसको बोलते हैं हम सेमी किल्ड स्टील। राइमिंग स्टील को बोलते हैं जहाँ पे पार्शियली डीऑक्सीडाइज है या फिर नॉन डीऑक्सीडाइज है, मतलब वहाँ पे लो कार्बन स्टील इन्वॉल्विंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, एक तो लो कार्बन स्टील है, ठीक है, प्लस उसमें क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड का भी क्या है डिफ्यूजन हो रखा है, या फिर बात कर सकते हैं उसमें हमारे जो गैसेस के हैं जो एंट्रैपमेंट हो रखे हैं, जो ब्लो होल्स हैं। ठीक है, तो इस जो ऐसी स्टील होती है इसके क्या होती है सरफेस फिनिश बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी राइमिंग स्टील। दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। उन्होंने बोला है डीऑक्सीडाइज या फिर नॉन डीऑक्सीडाइज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए स्टील कंटेनिंग 11% टू 14% क्रोमियम एंड 0.35% कार्बन इज कॉल्ड। ऐसी स्टील को क्या बोलेंगे, देखिए तो वो हमारी होती है मार्टेनसाइटिक स्ट्रक्चर स्टील। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बी द राइट आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट। अब देखिए हमारी जो स्टील्स होती हैं कैटेगरी वो देख लेते हैं। मार्टेनसाइट स्टील होती है जिसके अंदर हमारा देखिए कार्बन परसेंटेज आपका होता है, आपका जो क्रोमियम परसेंटेज होता है वो आपका 11 to 16%, और 0.1 to 1.2% तक होता है कार्बन। अब मुझे कमेंट्स में बताइए जो आपका सीमेंटाइट होता है उसके अंदर कार्बन परसेंटेज कितना होता है। ठीक है, फेराइट स्टेनलेस स्टील होता है उसके अंदर देखिए बात करते हैं आपके क्रोमियम वो होता है 16 to 30%, यानी कि अगर बात करता हूँ ये हमारा पहले मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर आएगा, फिर इसके बाद आपका फेराइट स्टेनलेस स्टील है, देन इसके बाद ऑस्टेनाइट है। ठीक है, हार्डनेस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, हार्डनेस हमारी मार्टेनसाइट की ज़्यादा होगी, बट मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो 11 to 16% ऑफ क्रोमियम, इसमें होगा हमारा 16 to 30% क्रोमियम, और इसमें हो जाएगा आपका ठीक है 16 to 24%। ठीक है, हमारा क्रोमियम हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारी हो जाएगी देखिए आप कार्बन परसेंटेज 0.1 to 1.2, और यहाँ पे हो जाएगा 0.8 to 2%, 0.2% ये हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा लेस देन 0.2% कार्बन। ठीक है, ये 3 टाइप की आपकी स्टील्स होती हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, और देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था हमारे एनटीपीसी के अंदर। ठीक है, मैंने एग्जाम को यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है बिकॉज ये सारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं हमारे, जो हमारी जितनी पीएसयूज हैं, ईएस है, गेट है, तो सबका मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपके एडवांस क्वेश्चन है, जिनको आपको करना ही करना है आपके एग्जाम से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए द परसेंटेज ऑफ द कार्बन इन लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील के अंदर जो परसेंटेज होती है कार्बन की वो कितनी होती है। देखिए तो लो कार्बन स्टील की परसेंटेज होती है बेसिकली अब 0.30%, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए हमारी जो आपकी रेंज, देखिए बेसिकली क्या होता है 0 से लेके 0.15% जो होता है कार्बन, उसको हम बोलते हैं डेड कार्बन स्टील। ठीक है,
और देखिए 0 से लेके आपका जो 2% तक होता है इसको हम बोलते हैं स्टील, और 2% कार्बन से लेके हमारा जितने भी आपका 6.67 होता है उसको बोलते हैं कास्ट आयरन, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं स्टील के अंदर भी कैटेगरी है। 0.15 तक जो हमारा कार्बन है उसको बोलते हैं डेड कार्बन स्टील, और लो कार्बन स्टील की रेंज होती है आपकी 0.15 से लेके 0.45, ठीक है, यानी कि 0.15% से लेके 0.45% हमारा होता है कार्बन परसेंटेज लो कार्बन स्टील के अंदर। और मीडियम कार्बन स्टील के अंदर होता है देखिए 0.45 से लेके 0.8%। और हाई कार्बन स्टील जिससे हम टूल वगैरह बनाते हैं, हमारे लेथ के और हमारे जितने भी टूल्स हैं जो मशीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो सारे हमारे होते हैं हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील के, जिसमें कार्बन परसेंटेज रेंज होती है 0.8 टू 1.5% ऑफ कार्बन, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अ पेंटोग्राफ इज अ डिवाइस दैट रिप्रोड्यूस अ डिस्प्लेसमेंट। अब देख लीजिए बेसिकली क्या होता है, पेंटोग्राफ हमारा क्या होता है, एक 4 बार चेन है, ठीक है। इसमें हम यूज करते हैं इसको, अभी हम रिड्यूस स्केल पे भी हम क्या कर देते हैं, किसी भी डिस्प्लेसमेंट को प्रोड्यूस कर लेते हैं, प्लस एनलार्ज स्केल पे भी यूज कर देते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एक पर्टिकुलर स्केल के बारे में, तो ये दोनों स्केल को प्रोड्यूस कर सकता है किसी भी डिस्प्लेसमेंट को, या तो हम स्मॉल स्केल पर बात करते हैं या फिर लार्ज स्केल पर बात करते हैं। और इस पर बेस्ड क्या होता है हमारे, जैसे आपने देखा होगा जितने भी हमारे लोकोमोटिव होते हैं, ठीक है, हमारे जितने भी हमारे जो आपके इंजन होते हैं ट्रेन के, इलेक्ट्रिक इंजन, इनके ऊपर एक पेंटोग्राफ लगा होता है, ठीक है, जो क्या करता है हमारे जो ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर होते हैं उनसे जो करंट को लेके क्या करता है हमारे व्हील पर जो मोटर है उसके तक पहुंचाता है। तो ये जो मैकेनिज्म है हमारा जो हमारा लगा होता है उसको बोलते हैं पेंटोग्राफ। जो हमारा जैसे ही ट्रेन जो ऑन होती है हम उसको क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं और ऊपर की ओर टच हो जाता है। तो ये हमारा बेस किसको होता है, पेंटोग्राफ मैकेनिज्म पर होता है, यानी कि ऑन एनी स्केल, ठीक है। हम दोनों स्केल पर इसको डिस्प्लेसमेंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे वो हम लार्ज स्केल की बात करें चाहे वो हम स्मॉल स्केल के ऊपर बात करें, ठीक है। और नंबर ऑफ लिंक कितने देखिए अभी जैसे मैंने डिस्कस किया वो है हमारे 4 लिंक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इन द रैंकाइन साइकिल एक्सपेंशन ऑफ द स्टीम एज्यूम टू बी। सबसे पहले बताइए, देखिए रैंकाइन साइकिल पर हमारा बेस्ड कौन सा होता है। देखिए रैंकाइन साइकिल पर बेस्ड होती है हमारी स्टीम टरबाइन। स्टीम जितने भी हमारे प्लांट हैं वो हमारे रैंकाइन साइकिल पर काम करते हैं, ठीक है। और आपको बताना है कौन सी हमारी जो एक्सपेंशन होता है स्टीम के आपके स्टीम टरबाइन के अंदर, वो एडियाबैटिक है, पॉलीट्रॉपिक है, आइसोथर्मल है या फिर आइसो एंट्रोपिक है। बताइए सभी, शेयर कीजिए सेशन को ताकि सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट ले पाएँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं रैंकाइन साइकिल की। देखिए स्टीम पावर प्लांट का कुछ हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएँ और आप थ्योरी को आप यहाँ से कवर कर पाओ। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो हमारा देखिए बॉयलर के अंदर हम पानी गर्म करते हैं और उसके बाद बनाते हैं स्टीम को, ठीक है। और स्टीम बनाने के बाद स्टीम का जब हमारा प्रेशर काफ़ी हाई होता है, टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, तो वहाँ पर हम स्टीम क्या करते हैं, टरबाइन के अंदर जाती है और टरबाइन के साथ हम लगाते हैं क्या, जो वर्क आउटपुट है, यानी कि क्या है यहाँ पर हम लगाएंगे एक अल्टरनेटर जो कि हमारा क्या करेगा, बिजली को बनाएगा, ठीक है। और इसके बाद हमारा क्या होती है, जो स्टीम जो निकलती है वो हमारी कंडेंसर में जाती है और कंडेंसर में हम फिर उसको ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद हमारा जो कंडेंसेट है उसको हम यूज़ कर लेते हैं एज अ फीड वाटर, और बाकी सब चीज़ें हमारी जो क्या करती हैं बाकी जाके आगे पंप करके हम दोबारा बॉयलर के अंदर सर्कुलेट कर देते हैं पानी को, ठीक है, ठंडा करने के बाद। अब देखिए ये जो हमारा प्रोसेस है पूरा क्या है, स्टीम पावर प्लांट जो हमारे जो थर्मल पावर प्लांट है उनका है। बात करते हैं टीएस डायग्राम के अंदर, तो प्रोसेस 1 से 2 ये बताता है हमारा पंप वर्क इनपुट, ठीक है। 1 से 2 पंप वर्क है, 2 से लेके 3 तक क्या है हमारा हीट सप्लाइड। अब हीट सप्लाइड क्या है हमारा, देखिए ये प्रोसेस है 2, ये प्रोसेस 3, यानी कि हीट सप्लाइड हम किस में कर रहे हैं, बॉयलर के अंदर। तो जो हमारा ये प्रोसेस है बॉयलर का अंदर, और जो हमारा 3 से 4 है वर्क आउटपुट, यानी कि टरबाइन, यहाँ पर हमारा क्या है टरबाइन वर्क आउटपुट निकल रहा है। और ये क्यू आउटपुट है यानी कि हीट रिजेक्शन है, ये हमारा किसके अंदर हो रहा है, कंडेंसर के अंदर होना है। तो ये जो हमारा हीट रिजेक्शन प्रोसेस है ये होता है आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। यहाँ पर हम प्रेशर का ड्रॉप नहीं करते, बस हम क्या करते हैं हीट को रिजेक्ट करते हैं। वैसे ही हमारा बॉयलर है, ये हमारा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है, बिकॉज टीएस डायग्राम में ये जो लाइन होती है हमारी कांस्टेंट टेम्परेचर और एज वेल एज कांस्टेंट प्रेशर लाइन भी होती है, ठीक है, ये जो लाइन्स है हमारी, ठीक है। और जो हमारा देखिए जो हमारा वर्क इनपुट है बाय द पंप, इसको हम मान के चलते हैं आइसो एंट्रोपिक। एक्चुअल में हल्का सा थोड़ा सा डिविएट करती हैं चीज़ें, बट हम आइडियल के लिए बात करें तो केस में तो हमारी क्या होती है, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं। यानी कि हमारा जो बात करते हैं यहाँ पर क्या है, हमारी एंट्रोपी इज इक्वल टू क्या होगी हमारी S3 इज इक्वल टू S4, यानी कि क्या है एंट्रोपी कांस्टेंट है। और प्रोसेस देख लें, देखिए आइसो एंट्रोपिक कंप्रेशन, देखिए हमारा वर्किंग फ्लूइड क्या होगा, पंप होगा एट हाई प्रेशर, ठीक है। और आइसोबैरिक हीट एडिशन, यानी कि क्या है हमारा कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हो रहा है बॉयलर के अंदर।
और उसके बाद आइसोएंट्रोपिक एक्सपेंशन, यानी कि क्या है हमारा टरबाइन के अंदर क्या हो रही है, स्टीम एक्सपेंड होगी और एक्सपेंड होने के बाद अपनी एनर्जी को देगी ब्लेड्स को, और ब्लेड्स के बाद हम जनरेट करेंगे पावर, यानी कि प्रोसेस हमारी कौन सी कहलाएगी, आइसोएंट्रोपिक एक्सपेंशन। और क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कौन सा प्रोसेस है हमारे स्टीम टरबाइन के अंदर, दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज आइसोएंट्रोपिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सटर्नल थ्रेड कैन बी प्रोड्यूस बाय। अब देखिए एक्सटर्नल थ्रेड होते हैं और इंटरनल थ्रेड होते हैं किसी बॉडी के अंदर। अब एक्सटर्नल थ्रेड होते हैं देखिए हमारे जो कि थ्रेड होंगे आउटवर्ड्स, और इंटरनल थ्रेड क्या होंगे, किसी भी अगर हम बात करता हूं तो वो इंटरनल थ्रेड हमारे इस तरीके के होंगे। ठीक है, इंटरनल थ्रेड के अंदर हमारे कई सारे टूल यूज करते हैं, लाइक हम टैपिंग भी यूज़ करते हैं अगर हमें किसी होल के अंदर थ्रेड करना है। ठीक है, और हमारे इंटरनल टूल आपके जो होते हैं वो हमारे काफ़ी सारे टूल को यूज़ करते हैं, बट हमें बताना है कि एक्सटर्नल थ्रेड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शंस हमारे पास हैं रोलिंग, ग्राइंडिंग या मिलिंग। तो बेसिकली हम क्या है तीनों प्रोसेस को यूज़ करते हैं। हम रोलिंग भी यूज़ करते हैं, बिकॉज रोलर को यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक रोलर होता है इसके ऊपर थ्रेड कटे होते हैं और हाई स्ट्रेंथ मटेरियल का होगा, और यहाँ पर हम वर्क पीस लेंगे और यहाँ पर क्या होगा दूसरा रेगुलेटिंग जो आपका या फिर सपोर्टिंग रोलर होगा। जब ये हमारे कॉन्टैक्ट में आएंगे दोनों, तो इस पर जो क्या होगा इंप्रेशन बन जाएंगे जो कि हमारे रोलर के ऊपर हैं। ठीक है, वैसे ही हमारा ग्राइंडिंग भी आपका ऑपरेशन से हम करते हैं और मिलिंग से भी हम करते हैं। ठीक है, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मिलिंग कटर होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, थ्रेड्स बनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी विल बी द राइट आंसर, यानी कि हम चारों प्रोसेस को देखते हैं। ठीक है, और ये मैंने थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। थ्रेड मिलिंग के बारे में देखिए, दिस मेथड इज यूज फॉर द एक्सटर्नल थ्रेड एंड फॉर द मास प्रोडक्शन। ठीक है, अगर हमें करना है मास प्रोडक्शन तो हम क्या कर देंगे, थ्रेड रोलिंग के हमारा जो वर्क पीस है वो हमारा क्या है रोलर के बीच में पास होता रहेगा और उसमें हमारी क्या हो जाती है, थ्रेडिंग हो जाती है। ठीक है, जैसे हम कई बार क्या करते हैं, हम जो फास्टनर हैं वो हमारे थ्रेड रोलिंग से ही बनाते हैं। और इट इज़ अ कोल्ड फॉर्मिंग प्रोसेस, यानी कि कोल्ड फॉर्मिंग का मतलब क्या है, हमारा बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कर रहे हैं, हमारी यहाँ पे हीट का यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इन विच द ब्लैंक इज रोल्ड बिटवीन द डाइज, और वही होता है जैसे मैंने बताया कि दो हमारी डाई होंगी और उनके बीच में रोल होगा। ठीक है, ये रोलर हैं, इनके ऊपर हमारे जो थ्रेड इंप्रेशन है और यहाँ पर हमारा जो वर्क पीस होगा उसके ऊपर कोई भी इंप्रेशन नहीं होगा। तो जब ये घूमेंगे कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो हमारा क्या करेगा, ये जो मटेरियल को शियर फोर्स की वजह से क्या है इसको कट करेगा और इस पर क्या हो जाएंगे, हमारे इंप्रेशंस आ जाएंगे जो कि हमारे थ्रेड के शेप के होंगे। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे देखिए थ्रेड मिलिंग। अब थ्रेड मिलिंग क्या होता है, बेसिकली ये होता है हमारे हाईली एक्यूरेट थ्रेड प्रोड्यूस करने के लिए, और लार्ज साइज अगर हमारे इक्विपमेंट्स हैं हमारे उनके ऊपर थ्रेड बनाना है तो हम यूज़ करते हैं थ्रेड मिलिंग के ऊपर। ठीक है, और थर्ड थ्रेड ग्राइंडिंग है, ये हम यूज़ करते हैं वेरी एक्यूरेट एक्सटर्नल थ्रेड्स यूज़ करने के लिए हम थ्रेड ग्राइंडिंग यूज़ करते हैं। और ग्राइंडिंग व्हील होता है वो हमारा किसका होता है, एनुलर थ्रेड ग्रूव होते हैं इसके ऊपर जो उसके अराउंड द पेरीफेरी। ठीक है, तो ये हमारे टाइप्स ऑफ तीन हमारे मेथड हैं आपके एक्सटर्नल थ्रेड प्रोड्यूस करने के, चाहे वो थ्रेड रोलिंग हो, चाहे वो थ्रेड मिलिंग हो, चाहे वो थ्रेड ग्राइंडिंग हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए द टेम्परेचर एट विच द ऑयल कैचेज फायर एंड कंटिन्यूज टू बी फ्लेम, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर ऑयल क्या करता है, आपको फायर को कैच कर लेता है। ठीक है, तो वो कौन सा पॉइंट होगा, देखिए आपने देखिए ये तो 12th में भी पढ़ा होगा या फिर हमने बीटेक केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं, हमारा फ्लैश पॉइंट, पोर पॉइंट, फायर पॉइंट। ठीक है, तो वो टेम्परेचर जहाँ पर हमारा ऑयल क्या करने लगता है, फ्लैश को कैच करने लगता है, तो कौन सा पॉइंट कहलाता है, देखिए वो हमारा कहलाता है फायर पॉइंट। ठीक है, एक होता है जहाँ पर एकदम जस्ट जलने का लिए स्टार्ट हो, दैट कॉल्ड उसको बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। फायर पॉइंट जहाँ पे क्या है फायर को कैच करके वो बर्न होने लगे, दैट इज कॉल्ड फायर पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे बोला हुआ है कंटिन्यूज टू बी फ्लेम, मतलब आग में बदल चुका है, यानी कि क्या है वो फायर पॉइंट है। अगर बोला है कि जस्ट कैचेज द फायर, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, फ्लैश पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अन आइडियल टूल मटेरियल इज वन इन विच, एक आइडियल टूल क्या होगा, देखिए अगर हम कोई टूल लेते हैं मार्केट से तो आपको पास क्या होगा, एक आप चाहेंगे कि भाई इसको मैं वेरिएबल स्पीड पे भी यूज़ करूं और उसकी जो टूल लाइफ हो बहुत अच्छी हो। ठीक है, हम ये नहीं चाहेंगे कि भाई बहुत जल्दी टूट जाए, अगर हम एक ऑपरेशन कर रहे हैं तो वहीं टूट जाएगा वो, दैट मीन्स वो बैड टूल है। या फिर बात करते हैं जो टूल की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत बेकार है। ठीक है, उसकी टिप बहुत जल्दी ब्लंट हो गई है, यानी कि टूल की जो लाइफ है बहुत ज़्यादा वो बेकार है। तो हम जो चाहते हैं कि देखिए टूल का लाइफ हमारा क्या होना चाहिए, लाइफ बहुत अच्छी हो, प्लस उसको काफ़ी ज़्यादा हम स्पीड, वेरिएबल स्पीड पर हम अगर यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या कर सकें, उसको यूटिलाइज कर सकें। बिकॉज नंबर ऑफ वेरिएशन ऑपरेशन करते हैं डिपेंडिंग ऑन द कि हम किस किस स्पीड पर कर रहे हैं, दैट मीन्स वो हमारी क्या है चीज़ें फुलफिल हों, तो उसी तरीके के टूल को हम बोलेंगे कि वो क्या है हमारा बहुत ही आइडियल या फिर बहुत ही अच्छा है, डिज़ायर टूल है। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी द सूटेबल आंसर। ठीक है, बच्चे इसको लगाएंगे, देखिए हैज़ वेरी लॉन्ग लाइफ, बट अगर हमारे पास लाइफ ज़्यादा है बट कटिंग स्पीड पर नहीं हमारा काम कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल कटिंग स्पीड पर, तो देखिए कोई फ़ायदा नहीं है उस टूल को खरीदने का। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, वन हमारा अप्रोप्रिएट आंसर नहीं होगा। बट अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो फैक्ट्स देखा जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, टू विल बी द राइट आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए हमारा द पर्पज इन विच द लीविंग अ टैब विदाउट एनी मटेरियल, ठीक है। हमारे प्रोसेस इन द विच हमारा कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसमें हमारा क्या करते हैं कि हम कोई शीट के अंदर क्या करते हैं, कोई कट तो लगाते हैं बट हमारा मटेरियल कोई रिमूव नहीं होता, ठीक है। तो उसको बोलते हैं देखिए हम लेंसिंग। लेंसिंग ऑपरेशन होता है हमारा, जो जब हम क्या करते हैं कोई भी शीट को हम क्या कर देते हैं, हल्का सा यहाँ पे क्या कर देते हैं, मोड़ देते हैं और हम कह रहा है कोई कट नहीं लगाते, तो उसको बोलते हैं लेंसिंग। नॉचिंग होता है देखिए हमारा, कोई भी हमारे एजेस पर हम नॉच काट देते हैं मान लो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नॉचिंग। और पार्टिंग को मुझे बताना है, आपको मुझे बताना है कमेंट्स के अंदर पार्टिंग और स्लिटिंग, इन दोनों में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट देखिए मुझे कमेंट्स बताइए, मैं कमेंट को देख रहा हूँ और मैं साथ के साथ रिप्लाई भी करूँगा। और अपने क्वेश्चंस को आंसर कीजिए, प्लस अपने डाउट्स भी बताइए मुझे कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो देखिए अगर मैं देता हूं एग्जांपल, तो ये जो प्रोसेस है हमारा, ये दिखा रहा है लेंसिंग ऑपरेशन को। देखिए मैंने यहाँ पे क्या है, हमारे एक डाई के साथ मैंने इसको बेंड कर दिया है अपवर्ड्स, और यहाँ पर क्या है, कट निकल गया है। बट यहाँ पर देखिए मटेरियल कोई भी रिमूव नहीं हुआ है, यहाँ पे स्लॉट क्रिएट हो गया है, बट ये मटेरियल है जो हमारा शेयर की वजह से पीछे आ गया था, इसको मैंने बेंड कर दिया है स्लाइटली ओवर कुछ एंगल पे, ठीक है। जैसे 90 डिग्री है, मान लो 30 डिग्री है, या फिर जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है। जैसे कूलर के अंदर आप वो देख सकते हो, कूलर के जो पैनल होते हैं साइड साइड के, उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर जाली लगी होती है, ठीक है, इस तरह की, जो आपने लोहे वाले कूलर देखे होंगे जो, तो उनके अंदर जाली होती है। उसको क्या होते हैं, एक पीछे डाई से हम क्या करते हैं, उसको जस्ट इंप्रेशन बना देते हैं, और वो आपका जो मटेरियल है वहाँ से आगे की ओर पुश हो जाता है, कोई मटेरियल रिमूव नहीं होता, और उसमें एयर ईजिली क्या होती है, फ्लो करने लगती है, ठीक है। तो इस ऑपरेशन को बोलते हैं लेंसिंग ऑपरेशन, ठीक है। क्रिएटिंग द पार्शियल कट इन द शीट विदाउट रिमूवल ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, विदाउट रिमूवल ऑफ द मटेरियल के बोलते हैं लेंसिंग ऑपरेशन को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए बोल्ट हेड आर मैन्युफैक्चर्ड बाय, देखिए हमारे जितने भी नट बोल्ट होते हैं इनका जो हेड होता है वो कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं। देखिए थ्रेडिंग पर मैंने बताया था, इन थ्रेडिंग के लिए हम क्या करते हैं, मास प्रोडक्शन के लिए हम करते हैं रोल थ्रेडिंग, ठीक है। जहाँ पर हमारे तो दो डाई लगे होंगे, वो रोल करेंगे, बीच में हमारा मटेरियल रोल करेगा, इसमें हमारे क्या होंगे, इंप्रेशंस आ जाएंगे थ्रेड के। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इसके हेड कैसे बनाया जाता है, तो वो हेड बनाया जाता है आपका अपसेट फोर्जिंग से। यानी कि इस हेड को हमारा क्या करते हैं, आप नॉर्मल जब बोल्ट हम लेते हैं उसको थ्रेडिंग से पहले, ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, इसको हीट कर लेते हैं, और हीट करने के बाद हम इस पर क्या लगाते हैं, हैमरिंग करते हैं, ठीक है, एक डाई के अंदर, सूटेबल डाई के अंदर। और उसके बाद हमारा जब ये हैमरिंग होती है तो हमारा क्या बन के निकल के आता है, आपका एक नट बोल्ट का हेड बन जाता है, ठीक है, बोल्ट का हेड। देखिए ये हमारे पास जो रॉड है, ये पंच है आपका, ये स्टॉप है। तो जैसे ही मैंने स्टॉप को हटाया, तो जैसे ही मैंने इसको लगाऊंगा, अब जब फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या होगा, हमारे इस डाई के अंदर इस शेप का आ जाएगा, और जैसे मैं और फोर्स लगाऊंगा तो हमारा क्या होगा, ये हेड क्रिएट हो गया। तो ये जो प्रोसेस होती है ये हमारी कहलाती है ड्रॉप, इसको बोलते हैं अपसेट फोर्जिंग, ठीक है। आपको बताना है ड्रॉप फोर्जिंग हम किस लिए यूज करते हैं, ठीक है। और जो कनेक्टिंग रॉड है वो हम किससे बनाते हैं, कास्टिंग से बनाएंगे या फोर्जिंग से बनाएंगे। अगर फोर्जिंग से बना रहे हैं तो कौन से फोर्जिंग से बनेगी, और अगर कास्टिंग से बनाएंगे तो कौन सी कास्टिंग से हम बना सकते हैं, ठीक है। बताइए मुझे कनेक्टिंग रॉड और जो पिस्टन है उनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है हम कौन सा प्रेफर करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए फिल इन द ब्लैंक है हमारे पास। फिल इन द ब्लैंक प्रोड्यूसेस एन इंक्रीज इन स्ट्रेंथ विद डिक्रीज इन डक्टिलिटी। कौन सी प्रोसेस है जहाँ पे हमारी जो स्ट्रेंथ होती है बॉडी की, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। स्ट्रेंथ है हमारी क्या होगी, बढ़ेगी, बट हमारी डक्टिलिटी क्या होगी, हमारी आपकी डिक्रीज होगी। बताइए हॉट वर्किंग है, कोल्ड वर्किंग है, या फिर दोनों हैं। देखिए हॉट वर्किंग क्या होता है, जब हम प्रोसेस करते हैं हमारा अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड हॉट वर्किंग। और बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होती है, यहाँ पर क्या होती है, आपका कोल्ड वर्किंग होती है। हॉट वर्किंग में अगर हमारा फोर्स अप्लाइड है वो हमारा क्या है, कम होगा, बिकॉज हमारा मटेरियल सॉफ्ट हो जाएगा हॉट करने के बाद। तो यहाँ पर हमारी एनर्जी जो रिक्वायरमेंट होती है कोल्ड वर्किंग में ज़्यादा होती है, ठीक है। सरफेस फिनिश हमारी बताइए किस में ज़्यादा होगी, बताइए कमेंट्स में। तो सरफेस फिनिश अच्छी होती है हमारी किसके अंदर, कोल्ड वर्किंग के अंदर, ठीक है। आप देखते हैं, देखिए कुछ डिटेल में बेसिकली क्या है, कोल्ड वर्किंग प्रोड्यूसेस द इंक्रीज इन स्ट्रेंथ। कोल्ड वर्किंग के अंदर क्या होती है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, बिकॉज जैसे ही हम वो आपका वर्किंग करते हैं तो मटेरियल क्या करता है, अपने आप को क्या करता है, वो रिफाइन करता है, ग्रेन अपने आप को क्या करते हैं, स्ट्रेन हो जाते हैं, और उसके बाद क्या होती है, वर्क हार्डनिंग होने लगती है मटेरियल की, ठीक है, स्ट्रेन हार्डनिंग होने लगती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी डक्टिलिटी तो डिक्रीज होती है बट मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। यानी कि क्या है, एक टाइम आएगा स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी बट मटेरियल की डक्टिलिटी डिक्रीज होगी, दैट मीन्स क्या है, मटेरियल हमारा ब्रिटलनेस की तरफ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और एडवांटेज बस इसकी क्या है, हमारी एक तो हायर क्वालिटी ऑफ सरफेस फिनिश होगा, बेटर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि क्या है, स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, यानी कि ऑब्वियसली मैकेनिकल प्रॉपर्टी बढ़ गई है, ठीक है। ग्रेटर वैरायटी ऑफ द
ठीक है। ग्रेटर वैरायटी ऑफ मतलब क्या है कि काफ़ी ज़्यादा मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज अगर हम टेम्परेचर को यूज़ नहीं कर रहे हैं दैट मीन्स हम क्या है बहुत सारे मटेरियल को यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। और डायमेंशनल क्लोरो जो आपकी कंट्रोल है वो हमारी क्या होती है यहाँ पे बहुत अच्छे से होती है। बट अगर बात करते हैं हॉट वर्किंग में क्या है, देखिए लार्ज डिफॉर्मेशन यहाँ पर पॉसिबल है बिकॉज हम मटेरियल को हॉट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। और देखिए अगर मटेरियल होता है सॉफ्ट होता है, डक्टाइल होता है, तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए हमें, ठीक है। और हमारा देखिए ऑक्सीडेशन होने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जितने भी हमारे मटेरियल होते हैं, जैसे हमारे ड्रॉसी मटेरियल है, एल्युमिनियम है, जिंक है, तो ये इन सब का क्या हो जाता है, अगर जैसे हीट कर देते हैं बहुत जल्दी क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एयर के साथ कॉन्टैक्ट में आके। तो हमारी जो ऑक्सीडेशन की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा क्रिएट होती है हॉट वर्किंग के अंदर। और जो हमारी सरफेस फिनिश है ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होती है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कोल्ड वर्किंग। बट बहुत ज़्यादा अगर हमें लगता है कि प्रोसेस पॉसिबल नहीं है और हमें मटेरियल डिफॉर्मेशन ज़्यादा करना है, तो हम क्या करेंगे, हॉट वर्किंग के प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इन द कार्बन डाइऑक्साइड मोल्डिंग प्रोसेस द बाइंडर इज यूज। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड मोल्डिंग का मतलब क्या है, जब हम क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मोल्डिंग करते हैं तो हमारे जो बाइंडर होता है सैंड के अंदर हम कौन सा यूज़ करते हैं। देखिए बाइंडर ध्यान रखना हमारा कितने होते हैं, वो हमारे सिलिकेट होते हैं सोडियम के, ठीक है, वो हम यूज़ करेंगे सोडियम सिलिकेट, ठीक है। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इन द डाई कास्टिंग मशीनिंग अलाउंसेज। अब डाई कास्टिंग देखिए क्या होता है, बताइए कौन सा मशीनिंग अलाउंस हम यूज़ करेंगे डाई कास्टिंग के अंदर, बताइए सारे। स्मॉल है, लार्ज है, वेरी लार्ज है, नॉट प्रोवाइडेड है। अब देखिए जब भी हम मटेरियल बनाते हैं, ठीक है, कोई भी मटेरियल कास्ट से करते हैं तो उसको हम थोड़ा सा अलाउंस दे के रखते हैं। मान लो अगर हमें जो ब्लॉक बनाना है 10 बाई 10 का बनाना है, तो हम उसको बनाते हैं 12 बाई 11 या 12 बाई 12 बाई 11। तो ये हमारी जो 2 mm जो दे रखी है लेंथ ब्रेथ और हाइट में, ये हमारी क्या अलाउंस दे रखी है, ताकि फर्दर हमें बाद में कभी उसकी मशीनिंग करनी हो तो हम उसकी मशीनिंग कर सकें, ठीक है। तो हमें उसकी सरफेस फिनिश अच्छी चाहिए हो या फिर कोई भी हल्की फुल्की मशीनिंग की ज़रूरत हो, तो वो मशीनिंग अलाउंस हम देते हैं कास्टिंग के अंदर। तो अगर मैं डाई कास्टिंग करता हूँ तो मशीनिंग अलाउंस हमें कितनी देनी होगी, लार्ज देनी होगी या कम देनी होगी या फिर बहुत ज़्यादा देनी होगी। देखिए डाई कास्टिंग क्या होता है, डाई कास्टिंग प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम बेसिकली जो हमारी देखिए मटेरियल है वो हम क्या करते हैं, हमारी एक डाई के थ्रू इंजेक्ट करते हैं हमारे एक कैविटी के अंदर। और देखिए और जब हम इंजेक्ट करते हैं तो हमारा जो प्रेशर होता है बहुत हाई होता है, ठीक है। और जो हमारा प्रेशर हाई होने की वजह से जो हमारा मटेरियल है वो इजीली हमारे कॉर्नर में फ्लो कर जाता है। जैसे हमारी ये जो पोर्शन है आपकी कैविटी है, ठीक है, और इसमें फ्लो कर जाता है और हमारी जो आपकी जो प्रोसेस है बहुत अच्छे से क्या होती है, आपकी इजीली कन्वर्ट हो जाती है आपकी जो मटेरियल के अंदर। और जो यहाँ से जो प्रोडक्ट निकल के आएगा उसकी डायमेंशनल जो टॉलरेंस है वो हमारी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। तो हमें जो अगर बात करता हूँ रिक्वायरमेंट ऑफ जो हमारी मशीनिंग अलाउंस है वो क्या होगी हमारी, बिल्कुल नेग्लिजिबल या फिर बोले बिल्कुल नॉट प्रोवाइडेड बोलते हैं जनरली हम, ठीक है। जितने भी हमारे जैसे हम देख सकते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग के आपके प्रोडक्ट हैं, डाई कास्टिंग के हमारे जो हाई प्रेशर डाई कास्टिंग के जो प्रोडक्ट हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, बिना अलाउंस के दिए जाते हैं। बस सीधा उसके बाद निकाला और सीधे बाद क्या करा, हल्की फुल्की हमारी जो ग्राइंडिंग करते हैं तो करते हैं, नहीं तो उसके बाद डायरेक्ट हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। हमारे क्या है बेसिकली हम इसको अलाउंस इसको एक बिल्कुल प्रोवाइड ही नहीं करते, जो कि हमारे डाइज के बाद हल्की सी फुल्की अगर होती है ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत अगर हमारा जो साइज़ बढ़ता है आपका एक्सपेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, वो हम इजीली हम क्या कर लेते हैं, कंपनसेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा देखिए आपका ये वाला क्वेश्चन, ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द डीजल इंजन ऑन अ वीक मिक्सचर। अब देखिए डीजल इंजन की जो अगर बात करते हैं तो डीजल इंजन को बोलते हैं आपका कंप्रेशन इग्निशन इंजन, ठीक है। वर्क करता है आपके डीजल साइकिल के ऊपर, ठीक है। बताइए मुझे इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी ऑफ द डीजल इंजन और एफिशिएंसी ऑफ मोटर इंजन। और आपका जो आपका बात करता हूँ एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल और एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल, दोनों में किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। अगर मैं बोलता हूँ सेम हीट एडिशन, ठीक है, और मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए, बताइए। और यहाँ पे बताइए हमारा अगर मैं यूज़ करता हूँ वीक मिक्सचर तो हमारी थर्मल एफिशिएंसी लोअर होगी, हायर होगी, या अनअफेक्टेड होगी, या अनप्रिडिक्टेबल होगी, ठीक है। तो देखिए जिसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका हायर, ठीक है। जो हमारा जो आपका मिक्सचर होगा लीन होगा या वीक मिक्सचर होगा, वहाँ पर थर्मल एफिशिएंसी हमारी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। देखिए ये हम फिगर से देख सकते हैं थर्मल एफिशिएंसी वर्सेस मिक्सचर स्ट्रेंथ। जब हमारी देखिए थर्मल एफिशिएंसी हमारी देखिए ये हमारी क्या है, एयर स्टैंडर्ड थ्योरी है, ठीक है। ये हमारी आपकी ये स्टैचोमेट्रिक मिक्सचर दिखा रहा है सेंटर लाइन, और ये वाला पोर्शन है ये हमारा क्या है, लीन मिक्सचर, यानी कि हमारी क्या है अमाउंट ऑफ फ्यूल कम है और हमारी एयर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर क्या है अमाउंट ऑफ फ्यूल भी बढ़ गई है और एयर की वैल्यू कम है, जो एयर फ्यूल रेशो क्या है हमारा रिच हो गया है, ठीक है। तो देखिए एफिशिएंसी क्या होगी हमारी, ये क्या है, देखिए हमारी एफिशिएंसी बढ़ रही है
बट जैसे जैसे हम रिच मिक्सर की तरफ जा रहे हैं तो एफिशिएंसी हमारी क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, तो हमारी क्या है, हमें याद रखना है हमारे इन्वर्सली एक तरीके से मिक्सचर की स्ट्रेंथ जितनी बढ़ेगी एफिशिएंसी वो होगी हमारी क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा रिच मिक्सचर हमारी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हमारी कम होती है, इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई हमारा लो, हमारा अगर जो हमारा क्या होगा, वीन जो मिक्सचर होगा वो हमारा जितना लीन होगा उतनी ही ज़्यादा एफिशिएंट इंजन है हमारा, उतनी ही ज़्यादा एफिशिएंसी है हमारी, जो हीट इनपुट वो हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है और हमारा वर्क डन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखिए, अ रैंकाइन साइकिल ऑपरेट ऑन द बॉयलर एट 3 मेगापास्कल एंड आउटलेट टेम्परेचर। हमारे देखिए रैंकाइन साइकिल दे रखा है हमें, और उसमें हमें पूछा हुआ है कि एज्यूम द एग्जॉस्ट फ्रॉम द टर्बाइन ड्राई सैचुरेटेड स्टीम नेगलेक्ट द पंप वर्क। ठीक है, हमें पूछा गया है, आप क्या पूछा गया है हमें, देखिए बताइए, एफिशिएंसी पूछी गई है। ठीक है, एफिशिएंसी बताइए कितनी है। देखिए एफिशिएंसी क्या होती है हमारी, मैं बात करता हूँ, देखिए हमारा रैंकाइन साइकिल को, रैंकाइन साइकिल हमारा क्या होता है, देखिए ये हमारा हो गया रैंकाइन साइकिल। ठीक है, ये 1 से 2 होता है आपका पंप इनपुट। ठीक है, ये 3 से 4 हो जाएगा आपका टरबाइन आउटपुट। ठीक है, और ये आपका क्यू रिजेक्टेड बाय द कंडेंसर, और 2 से 3 आपका क्यू सप्लाइड। और एफिशिएंसी बेसिकली होती है हीट सप्लाई आपका, ये आपका हो जाएगा हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई, इसको आप बोलते हैं वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। ठीक है, अब देखिए अब मैं इसको अगर मैं एंथैल्पी के टर्म में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से मैं ये डिवाइड कर देता हूँ, ये हो जाएगा 1 माइनस क्यू रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय क्यू सप्लाइड। अब हमारे पास एंथैल्पी है बट हमारे पास और चीज़ें नहीं है, तो हमारे देखिए अगर मैं बात करता हूँ क्यू रिजेक्टेड कितना हो रहा है, देखिए क्यू रिजेक्टेड हमारा हो रहा है किसके अंदर, कंडेंसर के अंदर, तो क्यू रिजेक्टेड को क्या लिख सकता हूँ मैं, एंथैल्पी H4 माइनस H1। ठीक है, या फिर मैं बात पर यूनिट वेट के लिए कर रहा हूँ, पर यूनिट वेट दैट इज मतलब ये क्या हो जाएगा, किलो जूल पर केजी, और ये हमारी पर यूनिट वेट है एंथैल्पी, ये हमें क्या है, वैल्यू गिवन भी है हमारे पास। ठीक है, उसी तरीके से हीट सप्लाइड क्या हो जाएगी आपकी H3 माइनस H2। H3 क्या है हमारी मैक्सिमम आपकी जितनी भी हमारी एंथैल्पी थी आपकी एट द एग्जिट ऑफ कंडेंसर, और H2 क्या है हमारी एट द इनलेट ऑफ, सॉरी एट द एग्जिट ऑफ बॉयलर, एट द इनलेट ऑफ बॉयलर हमारी हो जाएगी H2। तो यहाँ से हम आप कैलकुलेट कर सकते हैं एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी हो जाएगा आपका 1 माइनस H4 माइनस ऑफ H1 डिवाइडेड बाय H3 माइनस H2। ठीक है, ये वैल्यू है हमारी किसकी, हीट रिजेक्टेड बाय कंडेंसर, और ये वैल्यू है हमारी हीट सप्लाई बाय बॉयलर। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट कीजिए, बेसिकली 1 माइनस, ठीक है, H4 क्या है देखिए हमारा, सारी वैल्यू हमें गिवन है तो ये आपके H4 दे रखी है 264.46 माइनस H1 क्या है हमारी इनलेट, हमारी देखिए इनलेट हमारा एट द पंप इनलेट पे हमारी कितनी है आपकी, ये दी हुई है आपकी 340। ठीक है, 340.5 डिवाइडेड बाय H3 की वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, H3 का वैल्यू है हमारे पास कितना, 31.53 किलो जूल, ये जो वैल्यू हमें दे रखी है। ठीक है, आउटलेट टेम्परेचर ऑफ द बॉयलर। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी H3 माइनस ऑफ H2। H2 की वैल्यू कितनी है देखिए, H2 की वैल्यू है हमारी 340। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा बताइए, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 17। ठीक है, 17 विल बी द राइट आंसर। बेसिकली क्या है देखिए फंडामेंटल क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इन एन इम्पल्स टरबाइन द स्टीम इज एक्सपेंडेड बोथ इन द फिक्स्ड एंड मूविंग ब्लेड। देखिए इम्पल्स टरबाइन क्या होती है हमारी और रिएक्शन टरबाइन क्या होती है। इम्पल्स टरबाइन होती है इसमें टेंजेंशियल फ्लो होता है, और ये जो रिएक्शन टरबाइन होती है इसमें मिक्स्ड फ्लो या फिर हमारी एक्सियल फ्लो टरबाइन होती है। ठीक है, इम्पल्स के अंदर हम पढ़ते हैं पेल्टन, और आपका रिएक्शन के अंदर पढ़ते हैं कैप्लन एंड फ्रांसिस टरबाइन। ठीक है, अब देखिए हमारा, अब बात करते हैं इनमें कौन सा हमारा देखिए ऑप्शन सही होगा, कि जो हमारी इनलेट पर क्या होता है, देखिए द स्टीम इज एक्सपेंडेड इन नोजल ओनली एंड देयर इज प्रेशर ड्रॉप एंड द हीट ड्रॉप। बेसिकली क्या है ऑप्शन हमारा, देखिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, बिकॉज ऑफ पेल्टन व्हील के अंदर हम क्या करते हैं, जब हमारा इंजेक्ट होता है हमारी जो कोई भी चीज़ है, यहाँ पर हमारा रनर लगा होता है। ठीक है, यहाँ बकेट्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा देखिए हमारी जो स्टीम होती है वो क्या होती है हमारी, सिर्फ एक्सपेंड होती है नोजल के अंदर, और प्रेशर हमारे इनलेट से आउटलेट दोनों टाइम पे क्या होता है हमारा, प्रेशर का ड्रॉप होता है, प्रेशर का कोई भी इंक्रीज नहीं होता। बट अगर बात करता हूँ मैं रिएक्शन टरबाइन के अंदर, तो रिएक्शन टरबाइन के अंदर प्रेशर एज वेल एज एनर्जी, हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है दोनों का पहले ड्रॉप होगा, उसके बाद फिर जब वो मूविंग ब्लेड में जब एंटर करेंगी तो हमारी क्या वेलोसिटी क्या होती है, वो और ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, और प्रेशर का और ज़्यादा क्या हो जाता है, ड्रॉप होने लगता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, इसकी वजह से हम क्या कर देते हैं, उसमें हम ड्राफ्ट ट्यूब भी लगाते हैं।
तो आपको बताना है ड्राफ्ट ट्यूब का फंक्शन क्या है, प्रेशर ड्रॉप करता है या फिर वेलोसिटी ड्रॉप करता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। और ड्राफ्ट ट्यूब का बेसिकली मुझे टाइप बताना है आप लोगों को, कितने टाइप्स की ड्राफ्ट ट्यूब होती है, क्लासिफिकेशन किस हिसाब से करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट जितने भी इसको देख रहे हैं आप सेशन को आप शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसको यूज़ कर पाएँ और मुझे पता लगे कि एडवांस जो सीरीज़ है जो इसका बेनिफिट कितने लोगों को हो रहा है और इसको मैं आगे कंटिन्यू करना है या फिर नहीं करना है, ठीक है। जो क्वेश्चंस का लेवल है मैं बहुत अच्छा लेके इसलिए चल रहा हूँ ताकि चीज़ों को आप बहुत अच्छे से डिस्कस कर पाऊँ। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए टोटल लॉस डेवलप इन द सीरीज ऑफ पाइप। देखिए जब एक पाइप को मैं दूसरे पाइप के साथ सीरीज में लगा रहा हूँ, ठीक है, ये P1 है, P2 है, P3 है, तो बेसिकली क्या होता है हमारे जो इसके जो सबके लॉसेज हैं वो क्या होगा, जीरो होगा, या सम ऑफ द लोकल लॉसेज होगा, या सम ऑफ द लॉसेज इन ईच पाइप होगा, या फिर सम ऑफ द लॉसेज इन ईच पाइप होगा, लोकल लॉसेज, ठीक है। तो बेसिकली देखिए क्या होता है, जो पैरेलल जो आपका कंडीशन है और आपके सीरीज कंडीशन, पैरेलल में क्या होते हैं, पाइप को हम ऐसे लगाते हैं, P1 पाइप है, P2 पाइप है और इसको ज्वाइन करके हमने क्या है एक नेट न्यूट्रल पाइप बना दिया, ये हो जाएगा P1 प्लस P2 एक तरीके से, ठीक है। तो सीरीज और आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए हमारा क्या क्या डिफरेंस होता है वो चीज़ देख लेते हैं। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, वहाँ पर जो हेड होता है, हेड वो होता है आपका सम ऑफ द हेड लॉस बाय ऑल पाइप्स, ठीक है। और हेड लॉस भी कौन से होते हैं, एक तो लोकल हेड लॉस यानी कि माइनर हेड लॉस प्लस मेजर हेड लॉस, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर आपका यहीं पे है, देखिए सम ऑफ द लोकल लॉसेज प्लस लॉसेज इन ईच पाइप, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पर क्या होता है, आपका हेड लॉस सबका क्या हो जाएगा, H1 इक्वल टू H2 बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि पाइप 1 है और पाइप 2 है और मैंने इनको पैरेलल लगा दिया है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका नेट जो इक्विवेलेंट होगा वो आपका क्या होगा, H1 इक्वल टू H2, और अगर डिस्चार्ज बोलूँ तो Q क्या होगा, दैट इज Q इक्वल टू Q1 बाई Q2, यानी कि Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाता है आपका हेड लॉस दैट इज इक्वल टू Q1 इक्वल टू Q2, क्योंकि यहाँ पे सबका हेड लॉस बराबर होगा, बिकॉज आपका बात करता हूँ अगर मैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, यहाँ पर जितना मास इनफ्लो हुआ है उतना ही मास एग्जिट करेगा, दैट मीन्स क्या है, ρ1 A1 V1 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2, डेंसिटी कांस्टेंट है, दैट मीन्स A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, दैट इज Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू Q1 बाई Q2, यानी कि मतलब क्या है, Q1 इज इक्वल टू Q2 बाई इक्वल टू 3, यानी कि सबका जो डिस्चार्ज है वो सेम है, बट हेड के लॉस क्या है हमारा, सम ऑफ मेजर लॉसेज एंड माइनर लॉसेज है, बट जस्ट रिवर्स है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए स्लोप ऑफ द मोलियर डायग्राम एट अ पर्टिकुलर प्रेशर इन द इक्वल टू द फिल इन द ब्लैंक्स एट द सेम प्रेशर। देखिए मोलियर डायग्राम को मैंने अभी डिस्कस किया है, तो हमारा बेसिकली क्या होगा, हमारा एब्सोल्यूट सैचुरेशन टेम्परेचर के लिए होगा, ठीक है, उस प्रेशर के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज फॉर द वेल्डिंग मेटल लेस देन द 5 mm थिक, 5 mm थिकनेस से अगर पतली जो हमारी कोई भी अगर आपकी स्लैब है उसको हम वेल्ड किससे करेंगे, देखिए तो उसको हम वेल्ड करते हैं किससे, 4 हेड वेल्डिंग मेथड से, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चंस आपके जितने भी थे उसमें आपने अगर 20 क्वेश्चन भी ठीक किए हैं, दैट मीन्स आपकी प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही है और आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन अभी तक की हुई है, ठीक है। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए डिफरेंशियल एकेडमी को। अब बात करता हूँ जीएस सेक्शन के लिए, ठीक है। जीएस सेक्शन के लिए मैंने ऑलरेडी इंडियन इकोनॉमी को कवर किया हुआ है, तो आप इंडियन इकोनॉमी वहाँ से ले सकते हैं। और बात करता हूँ इंडियन पॉलिटी को, तो इंडियन पॉलिटी को भी आप ले सकते हैं हमारे सेशन से, क्योंकि हम अभी हमने 50% पॉलिटी कवर कर दी है अप टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तक, ठीक है। अब हम करेंगे हमारा आगे जो आपके जितने भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट हैं और आपके जितने भी प्रेसिडेंट वगैरह रूल्स हैं सब चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। और मैथ्स हम डेली कवर कर रहे हैं, देखिए अगर जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग मैथ हम डेली कवर कर रहे हैं, आप वहाँ से मैथ के लेक्चर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए डिफरेंशियल एकेडमी को। और देखिए पॉजिटिव रहना है, एग्जाम कब भी हो, बिकॉज अभी रिसेंटली क्या है SSC JEE की जो डेट है उसको थोड़ा आगे पुश कर दिया गया है, ठीक है, ड्यू टू कोविड-19। बट आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से रखने हैं, बिकॉज प्रिपरेशन अगर अच्छी होगी तो आपका जो आपका एग्जाम है ये आपका बहुत अच्छे से क्वालिफाई होगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से लेके चल पा रहे हैं, तो कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई होगी, क्योंकि इतना टाइम मिल गया है किसी पेपर के लिए। और आप अगर अब भी प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, बिकॉज आपको देखिए आपका जो पेपर था ये मई के अंदर होना था, आपको जून जुलाई अगस्त काफ़ी ज़्यादा जो टाइम मिल गया है, ठीक है। आपको अक्टूबर में पेपर हो रहा है, दैट मीन्स अप्रॉक्स आपको 7 से 8 मंथ मिल चुके हैं आपके, ठीक है। आपको जो बच्चे जनवरी से बैठे हुए हैं पेपर के लिए, तो बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। एज ऑलवेज बी डिफरेंट बी डिफरेंशियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।